हेलो एवरीवन, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये बेसिकली डील करता है एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन में या सराउंडिंग के साथ एनर्जी की फॉर्म में कैसा इंटरेक्शन है उसके बारे में डील करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मेहमान वगैरह आते हैं, तो मेहमान आते हैं तो हम उनको चाय या कोल्ड ड्रिंक देते हैं, ठीक है। तो चाय के लिए हम बोलते हैं कि पी लीजिए अंकल, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और कोल्ड ड्रिंक के केस में हम क्या बोलते हैं कि पी लीजिए वरना कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो चाय के लिए हमने ठंडा बोला और कोल्ड ड्रिंक के लिए क्या बोला, गर्म बोला। तो ये क्या होता है कि ये थर्मोडायनेमिक ही होती है, क्योंकि चाय का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पर ठंडी हो जाती है, मतलब हमारे रेस्पेक्ट में वो ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई तो वो गर्म हो जाएगी। तो ये डील होती है एक चीज़ की दूसरे चीज़ की या इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशन, वही थर्मोडायनेमिक उसके बारे में हमको बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में हमको ठंडा बोलना है और किसके रेस्पेक्ट में हमको गर्म बोलना है। वो सारी बातें हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो पहले पढ़ते हैं सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उन सब की बात करने जा रहे हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर 3 टाइप होते हैं सिस्टम के: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो वन बाय वन हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ओपन सिस्टम के अंदर आपका मास का भी एक्सचेंज होता है और आपकी एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है। तो इसका कोई एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो गैस से जो एनर्जी निकलती है वो चाय के अंदर जाती है, तो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और चाय से भाप निकलती है तो पानी कम हो रहा है धीरे धीरे, तो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब चाय बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में मास का भी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। अगर बात करूँ मैं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पर होगी। जैसे कि मान लो कोई प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर को ऊपर से एकदम बंद कर दिया है। अब वहाँ पर हम किसी चीज़ को, पानी को ही गर्म करेंगे, तो वहाँ पर हम गैस के थ्रू उसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से पूरा बंद है प्रेशर कुकर, तो वहाँ पर मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो ये प्रेशर कुकर आपका यहाँ पर क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाता है। अब तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो मास ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होती है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम में हम रखेंगे। जैसे तो थर्मस होता है, तो थर्मस के अंदर क्या होता है कि थर्मस को एकदम बंद कर देते हैं, तो ना तो उससे मास ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही उससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए अगर गर्म चाय रखोगे थर्मस में तो वो गर्म ही रहेगी, अगर ठंडा पानी रखोगे तो वो हमेशा बहुत लंबे समय तक वो ठंडा ही रहेगा। तो थर्मस एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। वैसे थर्मस कम्प्लीटली आइसोलेटेड तो नहीं होता, क्योंकि बहुत समय बाद उसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस आने लगता है। अगर कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो जो हमारा यूनिवर्स है पूरा, वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके अंदर जो चीज़ों का टेम्परेचर वो एकदम फिक्स रहता है। तो पूरा यूनिवर्स अगर एक सिस्टम में लेकर चलूं तो वो आइसोलेटेड सिस्टम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। तो ये हमारा सिस्टम था। तो सिस्टम वो होता है जिस पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। और 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब बात करते हैं सराउंडिंग की। तो सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बचा है वो हमारी होती है सराउंडिंग। जैसे मान लो ये पूरा हो गया आपका यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स हो गया और इसके अंदर हम एक छोटा सा पार्ट है जिसकी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो हमारा हो गया है सिस्टम। ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो सराउंडिंग है, और दोनों को मिला दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, आपका यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, तो सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री क्या होती है कि एनीथिंग विच सेपरेट द सिस्टम विथ इट्स सराउंडिंग।
ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग करती है उसी को हम बोलते हैं बाउंड्री। तो ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये फिक्स भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये मान लो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम उसको गर्म कर रहे हैं, मान लो चाय भी बना रहे हैं इसमें, तो ये ऊपर वाली बाउंड्री ऊपर उस पर कुछ हमने बर्तन नहीं लगाया हुआ है ऊपर चाय के ऊपर, तो ये जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री नहीं है। अगर उस पर ढक्कन लगा देंगे तो वो रियल बाउंड्री हो जाएगी। और बात करूँ मैं फिक्स बाउंड्री की, तो प्रेशर कुकर में जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है, प्रेशर कुकर की बाउंड्री। अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करूँ तो जो बैलून होता है हमारा, गुब्बारा होता है, तो उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और जो मूवेबल पिस्टन होता है उसकी मूवेबल बाउंड्री होती है। तो ये बाउंड्री होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की चीज़ें। अब बात करते हैं कि इस बाउंड्री के बारे में अलग चीज़, एक दो पॉइंट और बच गए हमारा, कि बाउंड्री कंडक्टिंग भी हो सकती है। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो सकती है। कंडक्टिंग या उसको डायथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं हम, जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल होता है। और नॉन कंडक्टिंग या एडियाबैटिक बाउंड्री, जिसके अंदर हीट एक्सचेंज आपका पॉसिबल नहीं होता, उसको नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री हम बोल सकते हैं। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको चैप्टर समझने में मदद मिलेगी इनसे, ठीक है। तो जैसे ये मेटल की वॉल बनी हुई है किसी सिस्टम की, तो ये डायथर्मिक हो गई, मतलब मेटल है तो मेटल से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि मेटल से टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और एक थर्मोकोल की दीवार बना दी है हमने किसी सिस्टम के चारों ओर, तो थर्मोकोल से एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए वो एडियाबैटिक बाउंड्री हो गई है आपकी। तो ये हमारी बाउंड्री के बारे में बातें थी, ठीक है। हमने पढ़ा सिस्टम, हमने पढ़ा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच की जो दीवार होती है वो होती है हमारी बाउंड्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हीट। अब थोड़ा मैं शुरू में थोड़ा बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ चीज़ों का, थोड़ा सी देर बाद हम पूरा डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो हीट क्या है। तो हीट क्या है कि इट इज़ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी को हम बोलते हैं हीट। जैसे मान लो यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री और यहाँ पर टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री टेम्परेचर कम है और 100 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है, इन दोनों का कंपेयर करें तो क्या होगा कि इन दोनों को अगर पास में ले आए हम, तो 25 डिग्री वाला टेम्परेचर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे और 100 डिग्री वाला टेम्परेचर कम होता जाएगा और इक्विलिब्रियम पे आने की ये कोशिश करेंगे। तो ये जो इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो उसी को, जिससे हीट ट्रांसफ़र होगी, जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम पे आएंगे, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर हीट। जो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर हीट, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्क की। तो ये होता है कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हीट, मतलब हीट के अलावा जितने भी मोड होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं वर्क या कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट और वर्क है वो क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको लाइन थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगी, ये क्वांटिटीज़ नहीं है। दीज आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ये एनर्जी ट्रांसफ़र के एक मोड हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के एक तरीके हैं, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि तुम्हारा कार्य कितना है, मतलब तुम्हारे पास कितना कार्य है, तुम्हारे पास कितनी हीट है, ऐसे नहीं बोल सकते हम, ठीक है। ये एक तरह के मतलब मोड है, प्रक्रिया है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीज आर मेजरेबल ओनली व्हेन देयर इज सम प्रोसेस इन्वॉल्व, जब कोई प्रोसेस चल रहा होता है तभी ये चीज़ें मेजर की जा सकती है, अदरवाइज ऐसे बैठे बैठे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं नहीं बता सकता कि मेरा कार्य कितना है, ठीक है। अगर मैं कोई प्रोसेस करूँगा तभी कार्य होगा और तभी मैं बता सकता हूँ। तो हमने वर्क और हीट के बारे में बेसिक पढ़ा, थोड़ा सा डिटेल में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ी एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताते हैं। एक होते हैं पाथ वेरिएबल, वो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं, और एक होते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट होते हैं, ये क्या बताते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम किसी की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं।
तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ या स्टेट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई। अगर ये तीनों चारों चीज़ें हमें किसी सिस्टम की पता लग जाती है तो हम सिस्टम के बारे में हमें पूरा आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, जिसके थ्रू में पूरे सिस्टम की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो वर्क एंड हीट आर नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। दे ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि वर्क और हीट होती है, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं होती किसी सिस्टम की। इनका तभी पता लगता है जब कोई प्रोसेस चल रहा हो, तभी हम वर्क और हीट के बारे में हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनको दो कैटेगरी में हमने बांटा है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है आपकी जो आपका सैंपल है उसका साइज़ कितना है, उस पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड नहीं करती आपने सैंपल का कितना अमाउंट या कितना साइज़ लिया है। देखो इंटेंसिव में नाम में ही इंडिपेंडेंस सा हमें फील हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट होती है मास और साइज से, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखेंगे, और जो डिपेंड करती है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर रखेंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन हो सकती है? हमारा मास होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हमारा वॉल्यूम होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब जैसे वॉल्यूम है, इस कमरे का वॉल्यूम मान लो V1 है, बगल वाले कमरे का भी मान लेते हैं वॉल्यूम V1 है। अगर दोनों कमरों को जोड़ दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 + V1 2V1 हो जाएगा। लोग चीज़ों को ऐड करने से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मान लो यहाँ का प्रेशर 1 atm है, बगल वाले कमरे का भी प्रेशर 1 atm है। अगर दोनों कमरों को मैं मिला दूँ तब प्रेशर कितना होगा? सेम ही होगा, 1 atm ही होगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वो डिपेंड नहीं कर रहा साइज़ पे, तो वो एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखो डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे पानी के एक गिलास की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, और अगर एक पूरा तालाब की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml ही हो सकती है। ठीक है, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करूं, मान लो इस रूम के अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री है और बाहर जाकर देखोगे तब भी टेम्परेचर इतना ही मिलेगा। तो टेम्परेचर भी साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कमरा है या बहुत बड़ा हॉल है। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का भी हमने एग्जांपल लिया था। इसके अलावा मोलरिटी की, मोलरिटी होती है वो भी साइज़ और मास ऑफ सैंपल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसके अलावा pH, जैसे एक गिलास पानी की pH 7 है तो पूरा एक टब देख लो उसकी भी pH सेम ही रहेगी, उसी प्रकार का अगर हमने पानी लिया है तो। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी होती है। अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं मैंने, जैसे मान लो ये पूरा बड़ा सा बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने पानी रखा है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अभी उसी बड़े से बर्तन से मैंने एक गिलास पानी निकाल लिया, उसकी भी डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर ml ही रहेगी। इसी प्रकार इस पानी बड़े वाले बर्तन में मोलरिटी m है, तो छोटे वाले गिलास में भी मोलरिटी आपकी m ही मिलेगी। ठीक है, तो ये मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए मोलरिटी और डेंसिटी क्या हो गया आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो चुकी है। इसी प्रकार एक दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लिया है। मान लो ये बड़ा सा बर्तन है, उसमें इसका वॉल्यूम V1 है और उसका जो वज़न है वो W1 है, W0 है, V0 और W0। अगर उसको एक बर्तन में लें, छोटे बर्तन में लें, गिलास में लें वो पानी, तो उसका जो मास होगा वो W0 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि छोटे गिलास में मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी प्रकार वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा? V0 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें साइज़ ऑफ सैंपल पे डिपेंड कर रही है, इसलिए मास और वॉल्यूम आपके क्या हो गए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ये डिपेंड करते हैं सैंपल का साइज़ कितना है, सैंपल का मास कितना है। ठीक है, तो अब देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है इनकी, कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की होती है, उनको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने पे वो संख्या बढ़ जाती है उनकी। जैसे मान लो एक सैंपल है मेरे पास, उसका वॉल्यूम है 100 ml और दूसरा सैंपल है उसका भी वॉल्यूम 100 ml। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो जो आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 200 ml हो जाएगा।
इसी प्रकार इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और दूसरे की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अगर दोनों को मिला दूं, मैं दोनों सैंपल को मिला दूं, तो आपकी डेंसिटी पूरे बर्तन में भी 1 ग्राम पर ml ही मिलेगी। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेंसिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की नहीं होती, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की होती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई चीज़ एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ये बड़ा सा बर्तन है, यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया हमने, इसका वॉल्यूम है मेरे पास इसका वॉल्यूम लिया है मैंने 2 लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो प्रेशर लिया है वो 1 atm ले लिया मैंने, और इस बड़े वाले का जो टेम्परेचर लिया है वो 300 केल्विन ले लिया। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब जो 2 अलग अलग पार्ट बन गए हैं उनके अंदर ये तीनों चीज़ मेज़र करके देखता हूँ। तो पूरे बर्तन का टेम्परेचर 300 केल्विन था, तो छोटे वाले का जो टेम्परेचर है वो भी 300 केल्विन ही आपका रहेगा। उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 300 केल्विन ही रहेगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं कर रहा आपका साइज़ कितना है। तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रकार अगर पूरे का वॉल्यूम मेरे पास था 2 लीटर, अगर आधा कर दिया तो वॉल्यूम आपका हो गया है 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम हो गया आधा करने पर। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है कि सैंपल का साइज़ कितना है। तो जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी प्रकार प्रेशर की बात करूँ तो पूरे का जो प्रेशर था, पूरे बर्तन का प्रेशर वो 1 atm था। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी प्रेशर दोनों का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसलिए प्रेशर भी डिपेंड नहीं करता साइज़ और सैंपल साइज़ पे, तो वो भी क्या हो गया, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या होता है कि जिसके प्रोसेस एक पाथ होता है विच चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस प्रोसेस, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम की लेकर जाते हैं जिस पाथ के थ्रू, वो प्रोसेस होता है। तो जैसे यहाँ पर कई सारे प्रोसेस दिए गए हैं। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नाम से ही पता लग रहा, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर सेम होता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। dt 0 का dt मतलब होता है स्मॉल चेंज, और del t मतलब होता है बड़ा चेंज। तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसको आइसोथर्मल प्रोसेस हम बोलते हैं। अगला है आइसोबारिक प्रोसेस। तो दोस्तों बार किसकी यूनिट होती है, बार होती है प्रेशर की यूनिट। तो यहाँ पर प्रेशर सेम रहता है, तो नो चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो डेल पी यहाँ पर हो जाएगा 0, या डी वी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसी प्रकार आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक क्या होता है, एडियाबेटिक को हिंदी में बोलते हैं रुदोसम प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता, उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे थर्मस वाला एग्जांपल लिया था, तो थर्मस में क्या होता है कि चाय, अगर गर्म चाय डालोगे तो बहुत समय तक वो गर्म ही रहती है, तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर हीट का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये जो Q होता है ये बताता है कितना एक्सचेंज हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। अब है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस तब कहेंगे अगर वो पूरा घूम फिर के वापस अपनी ओरिजिनल या इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, तब उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहले एग्जांपल में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाया हमने। तो पहले 1 से गया 2, 2 से गया 3, 3 से गया 4, और 4 के बाद वापस कहाँ पर आ गया, 1 पे आ गया। तो ये जो पहला है डायग्राम, ये साइक्लिक प्रोसेस का बता रहा है। बाकी सारे डायग्राम भी साइक्लिक प्रोसेस को बता रहे हैं। इसमें भी देखो पूरा घूम फिर के वापस वहीं पर आ गया। इसमें भी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से वापस 1 पे आ गया। इसी प्रकार ये देखो सिंगल लाइन है, तो 1 से गया 2, 2 से गया 1, तो ये भी आपका क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस ही होगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि केवल गोला, इस तरह के प्रोसेस भी साइक्लिक हो सकते हैं। अब आगे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो
तो देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ये पूरा एक मैंने गैस भरी हुई है इसके अंदर, और ऊपर एक m मास का बड़ा सा पत्थर रख दिया मैंने। तो क्या होगा कि पत्थर को रखते ही वो एकदम से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, फास्टली हो रहा है। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एकदम फास्टली होते हैं, एकदम से कोई चीज़ होगी। और जो चीज़ बहुत धीरे धीरे हो रही हो, जैसे मान लो कोई मैंने ये बड़ा सा बीकर लिया, उसके ऊपर पिस्टन लगा है और उसके अंदर मैं धीरे धीरे मिट्टी डाल रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे मिट्टी डाल रहा हूँ। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मिट्टी का वजन बढ़ेगा धीरे धीरे पिस्टन बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, हर पॉइंट वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि हम वापस 4 दाने मिट्टी के डालें, 4 दाने मिट्टी को उठा लेंगे तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है हर पॉइंट पे, और बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस होते हैं, उनको रिवर्सिबल प्रोसेस हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि एक प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन रीस्टोर देयर इनिशियल स्टेट बाय मीन्स ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट के अंदर जो प्रोसेस होते हैं और वो वापस अपनी पोजीशन अटेन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो दीज आर वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीरे धीरे होते हैं और ये कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनफाइनाइट टाइम लेते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग इसमें ऑलवेज क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे अंदर होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वापस पोजीशन तुरंत गेन की जा सकती है इसके अंदर। देयर शुड नॉट बी एनी हीट लॉस, इसमें ज़्यादा हीट लॉस भी नहीं होता, ठीक है। कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, और प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत सारे स्टेप यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कहने का मतलब एकदम अपोजिट होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट लगाया है मैंने कि जो ग्राफ या प्लॉट होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम नहीं बना सकते, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही हम ग्राफ वगैरह, ऐसे ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो केवल रिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह के लिए ही बना सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम कोई ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो गैस के प्रेशर से थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है, डीपी मतलब बहुत ही छोटा चेंज होता है। जो जैसे ऊपर हमने देखा था ये गैस रखी हुई है तो गैस का कुछ प्रेशर होगा यहाँ पर, और एक बाहर से प्रेशर लग रहा होगा इस मिट्टी की वजह से, तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर का चेंज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, डीपी मतलब बहुत छोटा चेंज यहाँ पर होता है। तो और जितने भी रियल प्रोसेस होते हैं, रियल प्रोसेस मतलब पहाड़ से पानी का गिरना, झरना जैसे बहता है, और हम जैसे ऊपर से यहाँ पर मैं बॉल गिरूँगा तो बॉल नीचे जाके गिरेगी, तो ये जो रियल प्रोसेस है, जो चीज़ अपने आप ही होती है, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे हम टंकी में पानी भर देते हैं तो पानी अपने आप ही नीचे आता है, ठीक है, टोंटी खोलते हैं तो अपने आप नीचे आ जाता है, तो वो रियल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हमको पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना है तब हमको मोटर को यूज करना पड़ेगा, तो वो रियल प्रोसेस नहीं है। जो चीज़ अपने आप हो रही हो उनको रियल प्रोसेस बोलते हैं, और रियल प्रोसेस क्या होते हैं, आपके इरिवर्सिबल होते हैं, और वो बहुत ही जल्दी होते हैं, बहुत ही जल्दी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टेट और पाथ फंक्शन को पढ़ेंगे, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं कि, ठीक है, जो केवल इट इज़ ए मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ सिस्टम गेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ही आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे गया वहाँ पर इसका हमें कोई लेना देना नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जब भी इंटरनल एनर्जी की बात होगी तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही पता करेंगे, डेल यू ही निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एंथैल्पी में डेल एच ही हम मेजर करते हैं, एंट्रोपी में डेल एस ही हम निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार टेम्परेचर, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू ही हमें इसकी चाहिए होती है। इसी प्रकार बात करते हैं हम पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं
कि दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द पाथ विच चेंज ऑफ स्टेट हैज़ टेक प्लेस। मतलब ये डिपेंड करते हैं कि कौन से पाथ के थ्रू आपकी स्टेट चेंज हुई है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करते हैं पाथ फंक्शन। ठीक, तो क्या क्या एग्जांपल होते हैं यहाँ पर, दो तीन एग्जांपल है और वो याद रखने हैं आपको, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन के जो एग्जांपल हैं, एक मिनट, एक तो वर्क हो गया और एक हीट हो गया। तो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। जो वर्क होता है, जो कार्य होता है और जो ऊष्मा होती है, ये पाथ फंक्शन होते हैं, कार्य और ऊष्मा पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हीट कैपेसिटी में आपकी मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी आपका पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये स्टेट और पाथ फंक्शन हुआ। अब क्या होती है कि स्टेट फंक्शन की कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि जो भी स्टेट फंक्शन होगा, हमें कैसा पता लगेगा कि वो स्टेट फंक्शन है। तो अगर उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन, स्टेट फंक्शन का हम साइक्लिक इंटीग्रेशन लेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। अगर 0 नहीं आ रही तो वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो ये मैथमेटिकली भी हम निकाल के देख सकते हैं कि कोई फंक्शन स्टेट है या नहीं है। जैसे मान लो इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी की कोई वैल्यू दे रखी है, अगर उसका आप साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 0 मिलेगी। इसी प्रकार अगर वर्क का हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन नहीं है वर्क, लेकिन इंटरनल एनर्जी है आपकी, वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो देखो इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, हीट और एंथैल्पी, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो देखो दोस्तों क्या है कि जो पाथ फंक्शन है वो 2-3 है, तो आप पाथ फंक्शन याद कर लो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे स्टेट फंक्शन। तो वर्क हो गया, हीट हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, वो तो होते हैं आपके पाथ फंक्शन, और बाकी सारे क्या हो गए स्टेट फंक्शन। तो हीट है आपका क्या है, वो पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन नो हीट एनर्जी इज़ अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम इट इज़ कोल्ड। मतलब अगर सिस्टम के अंदर कोई भी हीट एनर्जी ना इंटर हो रही है और ना ही वहाँ से बाहर निकल रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्यों, वहाँ पर क्या है 0 है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, और जो आपने थर्मस का एग्जाम्पल देखा था वो इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होती है सैंपल के साइज और मास से, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपकी टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने कमरे का एग्जांपल लिया था, इस कमरे का 25 डिग्री टेम्परेचर है, अगर बगल वाला कमरा भी अगर इसमें जोड़ दें, ये दीवार हटा दें, तब भी टेम्परेचर आपका उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी। इसी प्रकार विस्कोसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, वो होती है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी हमको बताती है गाढ़ेपन के बारे में। तो पूरे जो बोतल मैंने पानी की बोतल भर रखी है, उसका जो गाढ़ापन, और इसको पानी को मैं बाहर निकालूंगा एक गिलास में, उसका गाढ़ापन अगर मैं चेक करूंगा तो दोनों में सेम तरलता रहेगी, सेम गाढ़ापन रहेगा, दोनों की विस्कोसिटी सेम है, ठीक है। तो विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे। इसके अलावा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी भी क्या होती है आपका, डिपेंड नहीं करती है आपके सैंपल साइज पे। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय वन पाथ एंड फ्रॉम बी टू ए बाय अदर पाथ इफ डेल E1 एंड डेल E2 आर द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन आपको बताना है क्या होगा। तो क्या बताया गया है कि एक सिस्टम है, ठीक है, ए से बी गया है और वापस ये मान लो ए है आपका और ये बी है, ए से बी गया है और वापस बी से आपका ए आ गया है, एक बार इधर गया है एक बार इधर गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, डेली यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बारे में बोला गया है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट यहाँ पर सेम हो रही है, ए से गया था और वापस ए पर ही आ गया, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, तो इसमें चेंज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा।
तो चेंज होगा वो डेल E1 प्लस डेल E2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये बता ही देता हूँ मैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय डिवाइडिंग इट पर यूनिट ऑफ अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उनसे जो प्रॉपर्टी बनकर आएगी वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन होती है मोल और वॉल्यूम से। मोल भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लो इसमें वाटर के 5 मोल हैं, अगर एक गिलास में ये पानी निकाल लूँगा तो उसमें 2 मोल आ सकते हैं, 3 मोल हो सकते हैं, 5 तो नहीं होंगे क्योंकि सैंपल साइज़ कम हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार वॉल्यूम भी अलग अलग रहता है। तो वॉल्यूम और मास क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन अगर दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन या मोलरिटी की बात करें वो होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करके हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार डेंसिटी भी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। हीट कैपेसिटी होती है, हीट एब्जॉर्ब अपॉन चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, उन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारी हीट कैपेसिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हीट कैपेसिटी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो नहीं बनी है। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाली चीज़ें नहीं लग रही है, इसलिए ये यहाँ पर वैलिड, हीट कैपेसिटी में ये चीज़ वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक क्या ली है, एक यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ले ली। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी तभी ये आपका इंटेंसिव बन सकता है। यहाँ पर दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं बनी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वर्क और हीट पे हम डिटेल डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी 30 मिनट का ये वीडियो बन गया है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।